बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान को खुद इन्हिसारी की मंजिल से हमकिनार करना हुकूमत का अज़्म है, वज़ीर आज़म का विजन है और उनकी अव्वलीन तरजीह भी। इसी खुद इन्हिसारी की मंजिल के हुसूल के लिए वज़ीर आज़म अपना विजन लिए इस वक्त एक इंतहाई अहम दौरे पर चीन में मौजूद हैं। अपने पहले दौरे के पहले मरहले में वो मौजूद थे शेंजन में, जहां उन्होंने इक़्तिसादी ताउन के एक नए बाब का आगाज़ किया। अहम मुलाकातें हुई उनकी और पूरा फोकस यही रहा कि किस तरह से चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में आने की दावत दी जाए और किस तरह से उनको राग़िब किया जाए कि चीनी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में आएँ और यहाँ पर आकर काम करें। दोनों ममालिक की कंपनीज़ में बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग्स हो रही हैं। पाकिस्तान की गालिबन 120 के करीब कंपनीज़ की जो नुमाइंदगान हैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। मैं खलील हाशमी साहब को, जो कि चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, उनके बात सुन रही थी तो उनके मुताबिक 1000 के करीब मीटिंग्स हुई हैं। अगर हम बिज़नेस टू बिज़नेस के हवाले से बात करें तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, तारीख़ में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है, ये बात भी उनकी जानिब से कही गई है। वज़ीर आज़म के जो दूसरा मरहला का है उसमें वो बीजिंग में इस वक्त मौजूद हैं। अहम मुलाकातों का सिलसिला उनका जारी है, अहम मुलाकातें उनकी शेड्यूल्ड हैं। बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और बड़ी डेवलपमेंट्स होने की तवक्को भी की जा रही है। प्रोग्राम में आज पहले मरहले में हम इसी हवाले से बात करेंगे, वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से अब तक की जो तवक्कुआत हैं उससे बढ़कर ये उनका विजिट रहा है, आने वाले वक्त में जो टेंजिबल आउटकम्स हैं उस पर बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा देती हूँ। मुझे पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद हैं शनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, बाबर गौरसी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लाहौर में सजाद अनवर साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शनीला, सबसे पहले मैं आप ही की जानिब आऊँगी। वज़ीर आज़म के दौरे चीन के दौरान जो मामलात तय पाए हैं, क्या पाकिस्तान की माशी बहाली में अहम संग मील साबित हो सकते हैं? देखिए, एक तो हमें पहले पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सामने रखना चाहिए कि हमेशा बुरे वक्त में चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है, पाकिस्तान की इकॉनमी को भी डेवलप करने में काफ़ी मदद की है, डिफ़ॉल्ट से भी पाकिस्तान को बचाने में उन्होंने काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। तो जो उससे और उसके अलावा जो सी पैक है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि गेम चेंजर है, जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी को पूरा डेवलप करना था, जिसके साथ 62 अरब डॉलर की सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर होनी थी और सिर्फ अभी तक 19 अरब डॉलर के जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल हुए हैं। तो उसमें यही पहला जो मरहला था वो यही था कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, रेलवे का, रोड का निज़ाम बेहतर बनाना है, गादर पोर्ट को बिल्ड करना है, तवानाई के मंसूबे जो उसके ऊपर काम करना है, जो कोयले के पावर प्लांट्स लगाए गए थे जिससे सस्ती बिजली पैदा होनी थी वो। अब जो वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे गए हैं और उनकी बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिल रहे हैं, अब वो एक स्टेप आगे जा रही हैं चीज़ें। उसमें ये है कि उनसे हमने IT में हेल्प लेनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हेल्प लेनी है, ज़राअत में लेनी है। जब PDM के दौरे हुकूमत था तब भी जब शबाशी साहब चाइना के साथ मामला तय करे तो उसके अंदर भी जो बात हो रही थी वो हो रही थी ज़राअत को लेके। ये हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सा ऐसा रकबा है जो बंजर है, उसको काबिल काश बनाना था चाइना की मदद से। तो अभी भी जो सामने चीज आ रही है वो यही हो रही है कि जो उनकी जदीद टेक्नोलॉजी है उससे हम इस्तेफादा करके ज़राअत के अंदर काम करेंगे, ताकि अभी जो हम अपनी कौंसल को देखते हैं, फैसिलिटेशन कौंसल जो बनाई गई है, उसमें जो हमने ज़राअत को अहमियत इसलिए दे रहे हैं कि हमने जो मशरक़ वस्ता के जो अरब ममालिक हैं उनको हमने एक्सपोर्ट करना है ज़राअत को। तो उसके लिए चाइना की कंपनियों से जब हम मदद लेंगे तो हम अपनी वो जो बंजर ज़मीन है उनको काबिल काश बनाएंगे, जिसकी वजह से हमें बड़ा बरामदात में इजाफा होगा, हमारा रेवेन्यू जो वो बेहतर होगा। फिर IT के अंदर आ जाए तो इस वक्त देखें कि पंजाब के अंदर नवाज शरीफ IT सिटी बन रही है, लाखों लोगों के लिए उसके जरिए एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। तो जब वो बिजनेस कंपनी आएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके और IT के अंदर पाकिस्तानियों को हेल्प करेंगी, तो उससे ये होगा कि हमारे जो नौजवान हैं वो IT के अंदर अपने आप को एक्सेल करेंगे, उसके जरिए अपनी जॉब्स जो है वो क्रिएट की जाएंगी, फिर वो IT को भी की जो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, फिर उससे भी ज़रा मुबादला आएगा। तो ये एक जो चाइना के साथ मिलकर काम होने लगा है, इसको अगर आप देखें कि पाकिस्तान ने अपनी जो जियो पॉलिटिक्स को जियो इकोनॉमिक कर दिया है ना, उसकी वजह यही है कि अब सब कुछ इकोनॉमी हो चुका हुआ है। आपके मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी तो आपके मुल्क के हालात बेहतर होंगे। ये जरूरी है कि सियासी स्टेबिलिटी भी हो, लेकिन जब आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमी को लेकर स्टेबिलिटी आती है तो उससे बहुत से हालात जो वो बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। जब हमने पिछली दफा भी बात कर रहे थे महंगाई की, तो उसमें यही था ना कि जो इप्सोस का मैंने सर्वे का जिक्र किया था कि लोग कह रहे हैं माशी सिम दुरुस्त तरफ जा रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा हाथ ये जो है वो उन तमाम दौरों का भी है जो कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए हैं, UAE गए हैं और अब चाइना
गए हैं और इतना बड़ा बिजनेस डेलीगेशन उनके साथ जा रहा है। आपने खुद ही बताया 120 कंपनियां पाकिस्तान के, 500 कंपनियां उनकी हैं। फिर वहां पे शहबाज साहब को ये भी कहा गया जी हमने पंजाब में शहबाज स्पीड देखी, अब हमें लगता है कि पाकिस्तान स्पीड भी हमें नजर आएगी। तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट उनको मिल रहा है और बेहतरी इससे बहुत होगी और आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी अगर इस मंसूबे को जो सी पैक पार्ट 2 है चलने दिया गया, इसकी राह में उस तरह से रोड़े ना अटकाए गए जैसे हमने पहले देखा था कि एक सियासी जमात है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी है वो स्मूथ हो जाए या पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं, तो वो अगर रखने ना डाले गए तो इन तमाम चीज़ों से बहुत जो है ना बिल्कुल। और शरीना, वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार भी किया है अपने खिताब के दौरान कि जो फेज़ 2 शुरू होने वाला है उसको बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़ी स्पीड के साथ इंशाल्लाह मुकम्मल किया जाएगा। 2017 में अगर साजिश ना होती और कामे के जरिए के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ना निकाला जाता तो उसके ऊपर उस जो पहला फेज था उसमें भी बहुत ज्यादा कामयाबी हमें हासिल होती, लेकिन वो भी रुक गए थे। जी, अभी गवादर दोबारा उसके ऊपर काम जो गवादर रिपोर्ट भी पूरी तरह फंक्शनल नहीं हो पाया अभी तक। डॉक्टर साहब, तवक्कुआत से बढ़कर हमें ये दौरा नज़र आ रहा है, आपकी ओपिनियन, आपका तज्जिया मैं चाहूँगी इस पर। 32 के करीब MOU साइन हुए हैं, मुआहदे साइन हो रहे हैं और एक वास्ट फील्ड है, शोबे हैं जिन पर एक दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान चाहता है सरमायाकारी हो, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो ज़राअत है, IT है, फार्मास्यूटिकल है, फुटवेयर है, साइंस टेक्नोलॉजी है, मादनियात है, कानकनी है, ब्लू इकॉनमी है और दीगर बेशुमार शोबे हैं। तो ये अभी तक हम देख रहे हैं जो मुआहदे हुए हैं उससे तो हमें ये दौरा जो है वो तवक्कुआत से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप क्या कहेंगे सर? जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, ये जो चाइना का दौरा है जिसके बारे में आपने अभी भी कहा और थोड़ी देर पहले भी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने कहा कि गैर मामूली पजीराई हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की। क्यों पजीराई हुई है और क्या सबब है? मेरे ख़्याल में और जितना मैंने इसको फॉलो कर सका हूँ वो ये है कि बहुत सारे, मैं माजी के अदवार की बात कर रहा हूँ जी, और ख़ास तौर पे 2018 से लेकर 22 तक की बात कर रहा हूँ। चीन लीडर जाते रहे बहुत सारे और बड़े बड़े दावे करने वाले लीडर जाते रहे, लेकिन इस दौरे का और उन दौरों का फ़र्क ये था कि ये एक विज़न के तहत दौरा हुआ है। एग्जैक्टली। और क्या विज़न था? और गुजारिश ये है कि ये एक शेयर्ड विज़न था। इसमें इस विज़न की तैयारी में पाकिस्तान और चीन का बहुत मेहनत की गई इस दौरे से पहले। एग्जैक्टली। आप ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म के दौरे से पहले ख़ुद चीनी पाकिस्तान आए, हमारे अफसरान वहाँ गए और अभी आप खलील हाशमी का जिक्र कर रही थी जो हमारे वहाँ सफ़ीर है। इनको मैं बचपन से जानता हूँ, हमारे सरगोदा के हैं ये। अच्छा। और ये आदमी जो इसकी खूबी है इस शख्स की खूबी ये है कि ये ख़वातीन जैसे नहीं होती कि वो निटिंग बहुत नफासत के साथ और एक एक जुज़ियात को पेश नज़र रख के करती हैं। ये इसकी खूबी है खलील हाशमी की कि वो इस तरह से चीज़ों को, छोटी छोटी जुज़ियात को, छोटे छोटे मामलात को लेकर एक पूरी तस्वीर बनाती है। जी जी, वज़ीर आज़म ने उनकी खिदमत को काफ़ी सराहा है। जी, इसीलिए यही वजह। तो इसकी पूरी तैयारी इस तरह से हुई और इस विज़न के तहत हुई। और इस विज़न का अगर हमको उन्वान दें, उसका उन्वान है गुर्बत का ख़ात्मा। और गुर्बत के ख़ात्मे के सिलसिले में वज़ीर आज़म की से मैंने ख़ुद अपने कानों से सुना है जब ये दौरे की तैयारी हो रही थी, तो उस मौके पर उन्होंने ये कहा कि मैं इस विज़न से जो चीन के सदर का है, उनके दौर में चीन से गुर्बत की लानत का ख़ात्मा हुआ है। हम ये सीखना चाहते हैं अपने हालात के मुताबिक कि उन्होंने गुर्बत का ख़ात्मा कैसे किया और उस स्ट्रेटजी को हम अपने यहाँ लाना चाहते हैं। सही। नंबर 1। नंबर 2, ये टर्न अराउंड कैसे होगा? हाँ। ये टर्न अराउंड 2 सतह पे हो रहा है। एक लॉन्ग टर्म है और एक है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या है? लॉन्ग टर्म तो यही गुर्बत का खात्मा और उसके लिए उन हालात की तैयारी जिसमें आपके यहाँ चीज़ें तबाह नहीं होती। अच्छा, वो तबाह कैसे नहीं होती? वो ऐसे नहीं होती कि आपकी पॉलिसी को दबाम नहीं होता, या ये कि आपने एक बहुत अच्छी विजनरी पॉलिसी बना ली लेकिन उसको बीच में कोई मुदाखलत हुई और उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। लिहाजा आपके यहाँ वो एक कौंसिल वजूद में आई जिस पे आजकल बाज़ लोगों को बड़े एतराज़ है कि ये कौंसिल क्यों है।
یہ کونسل اس لیے ہے کہ آپ کے یہاں فیصلوں کو دوام حاصل ہو، ان میں رکاوٹ نہ پڑے، اور کوئی ان فیصلوں کو اپنی مرضی کے تحت یا اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے کسی ایک ڈیسیجن کے تحت اس کو بالکل فارغ نہ کر دے۔ تو یہ ہے اس کا لانگ ٹرم۔ ٹھیک ہے، اور اس لانگ ٹرم منصوبے کی کامیابی کا ذریعہ کچھ شارٹ ٹرم منصوبے ہیں جن میں سے آپ نے کئی کا ذکر کیا۔ خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ 2 لاکھ اسٹوڈنٹس نوجوان پاکستان سے چائنا جائیں گے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹریننگ لے کر آئیں گے۔ یہ ہے اس لانگ ٹرم منصوبے کی کامیابی کے لیے شارٹ ٹرم پلان نمبر 1۔ نمبر 2، اعلان ہو گیا کہ پہلا اقتصادی زون پاکستان میں پاکستان سٹیل مل کراچی میں قائم ہوگا۔ اس لیے قائم ہوگا کہ وہاں سے برآمدات آسان ہے، وہ ریلوے کے ساتھ لنک ہے، وہ سمندر کے کنارے واقع ہے، تو یہ ساری اس کو خوبیاں اس کو بناتی ہیں۔ اور تیسری جو چوتھی اہم ترین بات کہ کراچی جو محسوس کرتا ہے کہ میں آئسولیٹڈ ہوں، تو کراچی کو اس طرح سے آپ قومی دھارے میں بھی لائیں گے، وہاں کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، وہاں ملازمتیں اور روزگار کے مواقع ملیں گے، اور نوجوان جو وہاں مایوسی کا شکار ہیں ان کی مایوسی امید میں بدلے گی۔ تو باقی جیسے آپ نے کہا کہ آپ دوا سازی میں، آپ معدنیات میں، آپ زراعت میں، یہ سارے جو شعبہ جات ہیں، یہ شعبہ جات دراصل اس ویژن کی تکمیل کے لیے چھوٹے چھوٹے ایک یوں کہنے کتاب کی ابواب ہے کہ آپ نے غربت کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، اور اسی ویژن کے ساتھ یہ دورہ ہو رہا ہے۔ اور یہ سچ یہ ہے کہ یہ ایک ٹرن اراؤنڈ کرنے والا دورہ ہے جس میں دونوں ملکوں کی وزڈم کو کار فرمائی حاصل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بابر صاحب، سی پیک کے ہم فیز 2 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور 32 کے قریب ہم دیکھ رہے ہیں کہ MOUs اس میں سائن ہوئے ہیں، تو کیا ہم فیز 2 میں B2B ہمارا مطمع نظر رہے گا، کیونکہ جو معاہدے اس میں ہوئے ہیں کیا ہم اسی کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دیکھیں گے فیز 2 میں؟ جی بالکل، آپ جس طرح نازیہ دیکھتے ہیں کہ جو دورہ ہے اس پہ تو میرے جو کولیگز ہیں جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو الیبریٹ بھی کیا ہے، اور یہ جو دورہ ہے اس کے بہت سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، لیکن چونکہ ابھی یہ دورہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوا اور ابھی مراحل میں ہے، جو آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ بہت سے MOUs سائن ہوئے ہیں، ان MOUs کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی MOUs سائن ہوئے ہیں وہ بزنس ٹو بزنس ہوں گے۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، اور ان کا فائدہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں جو ہماری انڈسٹری ہے، اگر وہاں کی انڈسٹری کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو ان کی انڈسٹری تو دنیا کی نمبر 1 انڈسٹری ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ چائنا نہیں بناتا۔ سوئی سے رکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہوائی جہاز تک چائنا میں آپ بنا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا اگر دیکھیں، اگر چائنا کا آپ نے وزٹ کیا ہو تو چائنا میں جو انڈسٹری ہے وہ اتنی منظم ہے کہ کسی بھی دنیا کے ملک میں اس سے منظم انڈسٹری آپ کو نہیں ملے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو انڈسٹری ہے جتنی بھی ہے، ان کے جو جس طرح انہوں نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم جو ہے وہ 2 لاکھ لوگوں کو جو ہے تربیت دیں گے، تو اگر وہ ہمارے دوسرے چھوٹی انڈسٹری ہے، کاٹیج ہے، اور اس طرح جو دوسری انڈسٹریز ہیں جن میں اگر وہ آ کر آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں تو آپ کے بہت سے جو سکلڈ لیبر ہے، یعنی کہ جو لوگوں کو سکل کیا جائے گا، اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے، کیونکہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ سکلڈ لیبر کی ہے، کیونکہ ان کو وہ اپنے ممالک میں ملتی نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سے جو اس وقت نوجوان ہیں جن کے پاس ڈگریز ہیں، تمام چیزیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں چونکہ اس وقت اکنامک سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہر بندے کو جاب مل سکے۔ اور دوسرا جو چائنا نے جو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ غربت کا خاتمہ کیا ہے اور مہنگائی کو ختم کیا ہے، اگر چائنیز ماڈل کو پاکستان میں لا کے امپلیمنٹ کر لیا جاتا ہے تو چائنا دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، اور چائنا نے اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کیسے کیا یہ دنیا آج بھی اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، اکنالج کرتی ہے۔ ان کے بہت سے جو چائنیز ماڈل ہیں، بہت سے یورپین ممالک جو ہیں اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، ہمارے کئی ہمسائے ممالک جو ہیں اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اور بہت سی انڈسٹری جو ہے وہاں پر جا کر اس وقت گرو ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم انڈسٹری کے علاوہ
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, जो कि उससे भी आगे बात कर रहे हैं हम। डिजिटल इकोनॉमी की उन्होंने बात की है। अगर ये तमाम चीज़ें जो हैं डिजिटलाइज हो जाती है, हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला ये है कि डिजिटल नहीं है। अगर डिजिटलाइजेशन हो जाती है तमाम चीज़ों की, आप देखें कि तमाम ममालिक दुनिया में, आप खुद ट्रैवल करते हैं कि आप देखते हैं कि कोई 5 रुपए की या $1 की, $2 की भी पेमेंट होती है तो वो अपना कार्ड स्वैप करते हैं या सामने मशीन के ऊपर रखते हैं और उनको पता चल जाता है कि इस एक शख्स ने कितनी आपने देखा परचेज़ किया है, इसने कितने इन्वेस्ट किए हैं, इतने कितना टैक्स दिया है, इसने इसकी मूवमेंट क्या थी, इसकी फैमिली क्या करती है। तो ये तमाम चीज़ें जो जब हो जाएंगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी इकोनॉमी के इस वक्त क्या हालात हैं। और दूसरी बात ये है कि चाइना जो है वो हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो फ्लरिश करे, क्योंकि चाइना के अपने भी पाकिस्तान के साथ बहुत इंटरेस्ट हैं। वो ये चाहता है कि हमारा सबसे जो लॉयल अलाय है और वो ये चाहता है कि अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाता है तो खिते में हमें एक सपोर्ट मिलती है, क्योंकि इसके अलावा हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं उनके। अगर हम दिफा की बात कर लें, दूसरे शोबों की सिक्योरिटी की बात कर लें, तो आज भी चाइना सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को करता है। तो इसलिए अगर चाइनीज़ यहाँ पे अगर कंपनीज़ या हमारे लोग वहाँ पर जाते हैं तो उसका सारे का सारा फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को होगा। चाइना ये चाह रहा है कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान जो इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस में है उससे निकाला जाए, और उसके लिए यकीनन आप देखिएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर की टीम है, मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ जो पूरी टीम है जो बैठी हुई है, कैमरे के पीछे बैठी है, उन्होंने बहुत होमवर्क किया है और यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में आपको ये चीज़ें जो जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी बेहतर हुई है। बिल्कुल, अब अमली जामा पहनाने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल ठीक। सजाद साहब, सर मैं आपकी जानिब आऊंगी। हम बात करें से सरमायाकारी के हवाले से, बहुत से ऐसे शोबे हैं जिसमें दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ सरमायाकारी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताउन करना चाहते हैं। सर मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर बात ज़राअत की करना चाहूँगी, क्योंकि हम एक ज़रई मुल्क हैं, 80% इन्हिसार हमारा ज़राअत पर है सर, 80%। और वज़ीर आज़म ने वहाँ पर अपने खिताब में कहा कि चीन ने जो है वो ज़राअत में जिद्दत अपनाई, अपनी क्रॉप्स को डबल किया। फूड सिक्योरिटी के मामला दुनिया भर में ग्लोबली जो भी हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ सर, हमारी 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन वो जिद्दत हमने नहीं अपनाई, हम खासे पीछे रह गए हैं। आपको लगता है कि इसमें हमें बड़ा फॉर फुटिंग तरीके से आगे जाना होगा, बड़ी मुस्तैदी के साथ इस पर काम करना होगा? जी बिल्कुल नाज़िया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान, एक ज़माना था कि पाकिस्तान जो है वो भारत को भी आधा भारत जो है वो उसको गंदम की सप्लाई पाकिस्तान से होती थी, अफ़गानिस्तान को होती थी, हत्ता कि आपके सेंट्रल एशिया तक हमारी गंदम जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई, महंगी हो गई। हम मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में, जितने हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर जो बहुत सारे अखराजात आने शुरू हुए। तो मैं समझता हूँ कि उसके नतीजे में हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के नतीजे में हमारी प्रोडक्शन भी कम हुई। अब ज़रूरत क्या है? अब ज़रूरत ये है कि एक तरफ तो वो है जो कल्टिवेटेड एरिया है, जो कैनाल्स का नहरी निज़ाम के साथ जुड़ा हुआ है। एक वो इलाका है हमारा जो बारानी इलाका है, एक वो इलाका है जो बंजर बेआबाद इलाका है, जहाँ पे पानी का फ़िलहाल कोई मतलब पानी की गुज़रगाहें नहीं है उस साइड पे। तो हमारा जो बंजर और बेआबाद इलाका है, ज़मीनें हैं, वो कहा जाता है एक अंदाजे के मुताबिक कि 2/3 ज़मीन जो पाकिस्तान की वो बेआबाद है। तो दुनिया में अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, ख़ुद चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि वो कम से कम पानी के साथ ज़्यादा फसलें पैदा करना, और उनकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं उनके नतीजे में बंजर ज़मीनों को आबाद करना, और जो हमारा शानदार नहरी निज़ाम के साथ जुड़ी हुई ज़मीनें हैं उनके वहाँ पे फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ाना, बारानी इलाकों में का पोटेंशियल जो है उसको बुरुए कार लाना, ये 3 बड़े चैलेंज है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के लिए। शनीला साहबा ने दुरुस्त कहा कि हमारा मिडिल ईस्ट के मुल्कों के साथ भी एग्रीकल्चर की इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, क्योंकि हमने देखा सऊदी अरब और यूएई ने यूक्रेन जंग से पहले यूक्रेन में
बहुत सारी ज़मीनों का लीज पर ली हुई थी गंदम के लिए, तो उनका रुख अब पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन पाकिस्तान के पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब चाइना हमारी मदद कर सकता है इस हवाले से, ये एक बहुत बड़ी ओपनिंग है, वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक और चीज़ है जो कि आईटी, हमने हमेशा कहा कि अब आईटी हर चीज़ के साथ जुड़ गई है। अब हम एक डिजिटल पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ना है पाकिस्तान को, क्योंकि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्क डिजिटलाइज हो चुके हैं। ये जो हवाए के साथ मिल के वज़ीर आज़म साहब की कल मुलाकातें हुई, उनके हेडक्वार्टर में गए, वहाँ पे पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने के लिए, सेफ सिटी प्रोग्राम्स के लिए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों को डिजिटलाइज करने के लिए जो कोशिश काविश हो रही है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके ऊपर प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। दूसरा, ये जो 2 लाख लोगों को एआई की ट्रेनिंग के लिए एक एमओयू साइन हुआ है, उसके लिए भी पाकिस्तान को ये देखने की ज़रूरत है कि जिन आईटी एक्सपर्ट्स को यूआई की ट्रेनिंग पाकिस्तान दिलवाएगा, जिन लोगों को, वो फिर यहाँ से ट्रेनिंग लेकर बाहर के मुल्कों में, चूंकि जॉब्स बहुत है एआई की, बाहर ना निकल जाए। उन ट्रेंड लोगों से ज़रूरत है पाकिस्तान को कि अपने बाकी जो वो पाकिस्तान वापस आएँ और दूसरे लोगों को ट्रेंड करें, नौजवानों को ट्रेंड करें, ताकि एआई में और आईटी में हम एक्सेल कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि एक तो चाइना हमारे साथ हर तरह से तावन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म साहब का दौरा इंतहाई यूज़फुल है, और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब में वो लीडरशिप है कि वो उन्होंने रियलिटी को समझते हैं। उन्होंने कहा हमने 70 साल में वो नहीं कर सके जो पाकिस्तान को करना चाहिए, और अब हमें यहाँ से एक बहुत शानदार आगाज़ करने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों को जो मुआहदे हुए हैं उनको प्रैक्टिलाइज करने की ज़रूरत है। उसको जल्दी से जल्दी, वो जो स्पीड पंजाब और स्पीड पाकिस्तान की बात हो रही है। सर मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी नौशाद साहब की जानिब। सर अभी सजाद साहब ने जो बात की है, इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने जब पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब किया तो उसमें उनको यह कहना था कि पाक और चीन शराकतदारी को जो माशी अहदाफ के हुसूल हैं उसके लिए अब नतीजा खेज बनाया जाना चाहिए, नतीजा खेज बनाने की ज़रूरत है। सर हम अपने एंड पे क्या एफर्ट पुट कर सकते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए तमाम तरह एफर्ट्स को? देखिए, ये जो बात अभी सजाद साहब ने कही है ना, सबसे अहम बात ही ये है कि आप एमओयू साइन करने के बाद उनको जो है ना अमली शक्ल दे सकें। जो हमारे पास करने का काम है, देखिए होमवर्क हमने किया है। मार्च में मुझे याद है, अभी हुआवे की बात की है सजाद साहब ने, हुआवे के जो सीईओ थे वो मार्च में यहाँ पर शिजा फातिमा साहिबा के साथ बैठकर चीज़ें तय कर रहे थे, और जो डेलीगेशंस आए हुए थे वो उन चीज़ों की बुनियाद रख रहे थे जिनको आज हम, जिनके ऊपर एमओयू साइन होते हुए देख रहे हैं। असल मामला यही है कि जो एमओयूज हमने साइन किए हैं उनको हम फौरी तौर पर अमली जामा पहना सकें। उनको जितना जल्द अज जल्द हम अमली जामा पहनाएंगे, हमारे यहाँ उसके ऊपर अमली काम शुरू हो जाएगा। और ये जिस तरफ सजाद साहब ने जो इशारा किया है कि ऐसा ना हो कि हम आईटी जो ये एआई के जो प्रोफेशनल्स ट्रेन करने के बाद वो लोग जो है वो दूसरे ममालिक का रुख कर लें। एक्चुअली उन्हें हमें यहाँ लाकर, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये 2 लाख नौजवान जो हैं उन्हें ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी, तो ये एक नौजवान जो है वो 100 नौजवानों को तरबियत दे, तो आपके 2 करोड़ नौजवान जो हैं वो तरबियत याफ्ता हो जाएंगे एआई के। अब मामला ये है कि दुनिया में ये बात तस्लीम कर ली गई है कि इस वक्त जो डिजिटाइजेशन है वो ओवरकम कर चुकी है आपके तमाम सेक्टर्स को, आपके तमाम शोबाजात को, और उसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है वो आपकी कारकर्दगी को कई गुना बढ़ा सकती है। तो हमारे ये जो मसाइल हैं जिनमें हम ये कहते थे कि पर एकड़ यील्ड का मसला है, हमें ज़राअत में मसला है, हमें टेक्सटाइल के शोबे में मसला है, हमें जो हमारी इंडस्ट्री थी, जो एक ज़माने में, आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को देख लीजिए कि कैसे दुनिया में उसका नाम था, और चूंकि उसमें जिद्दत नहीं लाई जा सकी, उसको डिजिटाइज नहीं किया जा सका, इसलिए हम दुनिया से पीछे होना शुरू हो गए। टेक्सटाइल के अंदर भी हमें इस तरह के मामलात का सामना है, दीगर इंडस्ट्रीज़ में भी सामना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप तय करते हैं कि आपके पास क्या चीज़ मौजूद है और आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, और किन जदीद तरीक़ों से बगैर लागत के या कम लागत के आप बेहतरीन आउटपुट ले सकते हैं। सो पाकिस्तान जो है इस वक्त, ये जो आईसीटी का शोबा है, मैंने आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हमारा जो फोकस इस चीन के दौरे का मेन मकसद है
وہ IT اور ICT سے متعلق ہے, کیونکہ ICT کے ذریعے ہم نے جو فیز 1 ڈیولپ کیا, یہ پورا کمیونیکیشن کا جو انفراسٹرکچر بچھایا گیا ہے, یہ اس کمیونیکیشن کے انفراسٹرکچر کو IT کے ساتھ جب جوڑیں گے تو ICT کے ذریعے آپ اس کو بروئے کار لا سکیں گے, عملی جامہ پہنا سکیں گے اور اس کی آؤٹ پٹ لینا شروع کریں گے. سو اب ہم ان چیزوں کو طے کرنے جا رہے ہیں, اور ہم جب سیکنڈ فیز میں جائیں گے تو ہم بیسیکلی اس کی پریکٹیکل شیپ سامنے لا رہے ہوں گے. اقتصادی زون بننا شروع ہو جائیں گے, ان کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گی, اور اس کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ جو آپ کی ابھی شنیلا صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ 62 ارب ڈالر کی یا 45 ارب ڈالر کا معاملہ نہیں ہے. جب آپ یہ انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کر لیتے ہیں اور ICT سے اس کو جوڑ دیتے ہیں تو آپ بیسیکلی ایک ایسی انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی کریٹ کرتے ہیں کہ اس میں سینکڑوں ارب ڈالر کی مزید سرمایہ کاری شروع ہو سکتی ہے اگر آپ پراپر طریقے سے ان کو دنیا بھر کو آپ انویسٹ کریں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب سی پیک جو ہے وہ اس کی ڈاک بیل رکھی جا رہی تھی, ڈال رہے تھے, تو اس وقت یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان کا جو سی پیک کا انیشیل ڈیزائن ہے, اگر یہ مکمل ہوتا ہے تو 150 ارب ڈالر کے قریب انویسٹمنٹ اس کے اندر مزید اس کے اندر پور ان ہوگی, کیونکہ اس کے جو ڈیفرنٹ سیکٹر تھے صرف وہ سارے کے سارے چین نے نہیں لگانے. اس میں دنیا بھر کے ممالک جو اسپیشلٹی رکھتے ہیں وہ اپنی انڈسٹری, اپنے سسٹم کو یہاں پر شامل کریں گے, کیونکہ ان کی لاگت کم ہوتی ہے اور پوری دنیا کو اس کی برآمدات شروع ہوتی ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ سٹیل مل جو ہے وہاں پہلا اقتصادی زون بننے جائے گا, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ کے ہاں مزید انویسٹمنٹ آئے گی. سعودی عرب اگر ریفائنری لگائے گا تو اس کو پتا ہے کہ ایک انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کر دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں یہ جو ریفائنری ہے یہ آؤٹ پٹ دے سکے گی اور منافع میں ہوگی. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ کا جو انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کے ہاں مختلف سیکٹرز کے اندر انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی. اب اس کو مینج کرنے کے لیے, ایک سسٹم کے تحت لانے کے لیے آپ کو ICT کی ضرورت ہے اور IT کی ضرورت ہے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ ایریا ہے جس کے اندر آپ کے نوجوانوں کو تربیت دی جائے تو آپ بہت سارے IT کے جو پروفیشنلز ہیں یا IT کے لوگ ہیں ان کو ایک سسٹم کے تحت لا سکتے ہیں. پلس یہ ہے کہ چونکہ آپ کے پاس نوجوان آبادی سب سے زیادہ ہے اس وقت ملک کے اندر, اور بدقسمتی سے وہ بے روزگار ہیں, اگر آپ ان کو کم لاگت کے ساتھ IT پروفیشنلز کی اس کے اندر تبدیل کر دیے تو وہ فوری طور پر وہ جو ہیں وہ ارننگ ہینڈ بن جائیں گے, اور پاکستان کے اندر اربوں ڈالر کی جو زر مبادلہ ہے وہ IT ایکسپورٹ کے ذریعے بنائی جا سکیں گی. بالکل جی, بہت شکریہ نوشاد صاحب. ناظرین, یقینی طور پہ وزیراعظم کو جو دورہ ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو گاہے بگاہے اپڈیٹس کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. بہت سی امیدیں وابستہ ہیں اور بہت سی امیدیں پوری ہو رہی ہیں. دیکھیے آنے والے وقت میں اس کا مزید ٹینجیبل آؤٹ کمز کیا ہو سکتے ہیں, آپ کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے. فی الحال ہم بڑھ رہے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب, جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں متنازع ٹویٹ کے حوالے سے جو کہ بانی PTI کے اکاؤنٹ سے کی گئی, جس نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے, جس میں ایک بہت بڑا اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا سیاسی مفادات اس قدر بالا ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم اپنے ریاستی اداروں کے احترام کو, ان کی بالادستی کو اور ان کے وقار کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, یا وہ ہماری نظر میں بہت چھوٹے پڑ جاتے ہیں اور اس فکر سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں کہ ہماری اس حرکت سے ملک کی سلامتی, اس کے امن پر, اس کے وقار پر کیا اثر پڑے گا. اس حوالے سے بات کریں گے. گو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ PTI کے رہنما اس حوالے سے متنازع بیانات بھی دے رہے ہیں. ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے اکاؤنٹ سے نہیں کیا گیا, انہوں نے نہیں کیا. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر اکاؤنٹ میں جو بھی ٹویٹ آتا ہے وہ ان سے پوچھ کر ہوتا ہے. پھر یہ بھی بات کی گئی کہ وہ یہاں سے جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ اس کو نہیں چلاتے بلکہ یہ امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے. یہ ساری صورتحال ہم رکھیں گے. ایک جانب یہ صورتحال ہے, دوسری جانب وہ محاذہ رائے کی کیفیت ہے ناظرین جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہمیں خیبر پختونخوا کے جانب سے نظر آ رہی ہے, جس میں بارہا یہ کل بھی ایک بیان سامنے آیا کہ عید کے بعد جو ہے حکومت کے خلاف دمادم مسکل اندر ہوگا. صورتحال کس طرف جا رہی ہے, حکومت اس حوالے سے کیا سوچ رکھتی ہے, اسی حوالے سے ہم اپنے پینلسٹ سے بات کریں گے. شنیلا, سب سے پہلے تو میں بات کروں گی متنازع ٹویٹ کے حوالے سے. اس معاملے پر بانی PTI کو کیا کسی سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ نازیہ, کرنا تو چاہیے لیکن کیا یہ ہوگا, سوال یہ ہے. دیکھیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے PTI کی طرف سے. اگر ہمیں یاد ہو تو شہباز گل جو ترجمان تھے بانی PTI کے, انہوں نے ایک چینل کے اوپر بات کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر جو فوج کے جوان تھے ان کو ریاست کے خلاف, اپنی آرمی کی لیڈرشپ جو تھی ان کے خلاف اکسانے کی کوشش کی. ان کے خلاف کیس بنا, وہ عدالت میں گئے لیکن وہاں سے ان کو ضمانت مل گئی. اس کے بعد ECL سے ان کا نام نکالنے کی بھی اجازت مل گئی اور وہ ملک سے باہر چلے گئے, جا کے بیٹھ کے وہاں پہ اب دشنام ترازی کر رہے ہیں. اب یہ جو ٹویٹ ہے وہ ایک تو بانی PTI کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی جا رہی ہے, تو اس کے اوپر وہ کوئی آ کے کوئی ان کے بیانات, ان کے لیڈران کو کوئی TV پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہر ٹویٹ ان سے پوچھ کے ہوتی ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو جیل میں بیٹھے ہوئے, ان کو کیا پتا کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا ہو رہا ہے. اور جو الزام دیا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ
ऑपरेट कर रहे हैं उनके ट्विटर अकाउंट को, और ये यहाँ से ट्वीट्स डालते हैं, वो मुल्क से बाहर बैठे हुए 2 लोग। तो जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं उनको कैसे अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? क्योंकि यहाँ तो बानी पीटीआई का जो बयान होगा वो अदालत में मैटर करेगा। जब वो उससे मुकर जाएंगे वो कहेंगे कि जी मैंने तो कहा ही नहीं है उसको, क्योंकि ये पीटीआई का वतीरा बन चुका हुआ है कि ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाते हैं। हमने लसबेला के शहीदों के खिलाफ भी इनकी कैंपेन चलते हुए देखी थी। हमने उसके अलावा भी आर्मी के जो जवान हैं जो शहीद हो जाते हैं बॉर्डर के ऊपर दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए, उनके खिलाफ जो ट्वीट्स होते हुए देखी हैं, जिस तरह पूरी कैंपेन चलाई जाती है, वो जब उसके ऊपर जब सवाल उठाया जाता है या कोई कार्रवाई होने लगती है तो ये लोग अपने बयाना से पीछे हट जाते हैं और ये इनकार कर देते हो, कहते हैं हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर अगर उनके पास केस बनते हैं तो अदालत जो है वो उनको रिलीफ दे देती है, वो उनको जमानतों पे रिहाई मिल जाती है, ईसीएल में नाम डाले, ईसीएल से नाम निकल जाते हैं, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। हमारे बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो इस तरह मुल्क से बाहर चले गए, अब वहाँ से बैठ के झूठी खबरें दे रहे होते हैं। फिर यहाँ पे जो हत्या की इज्जत का कानून है वो सही तरह से उस पर अमल दरामद ही नहीं होता। अगर उस पर ही अमल दरामद हो जाए, इनको भारी जुर्माने हों तो खुद बहुत चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन मसला सिर्फ आ जाता है कानून की अमलदारी ना होने का, जिसकी वजह से इनको रिलीफ मिलते हैं और ये इसी तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रखते हैं। कार्रवाई जरूर होनी चाहिए लेकिन मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से शनीला भी कह रही है, लेकिन पहले तायुन कर लेना बड़ा ज़रूरी है। मुतनाज़ा बयानात सामने आते हैं, एक रहनुमा कहते हैं कि ये उनके ट्विटर हैंडल से नहीं किया गया, वो यहाँ से ऑपरेट ही नहीं हो रहा। एक कहते हैं कि जो ट्वीट जो वहाँ से होती है वो उनके इल्म में होती है, कुछ कह रहे हैं कि उनके इल्म में नहीं होती। तायुन कैसे होगा? अच्छा देखिए, तायुन तो करने वाले करेंगे। हमें ये समझना चाहिए कि ये उलझन पैदा क्यों की जा रही है कि कोई कहते हैं उनके इल्म में नहीं, कोई कहता है उनकी इजाज़त से होता है, कोई कहता है कि नहीं अमेरिका से हो रहे हैं। और उनके इल्म में ये कैसे आया कि अमेरिका से हो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये कोई सादा बात नहीं है, इसके पीछे कोई कहानी है। और वो कहानी क्या है? वो कहानी जब ये लोग हुकूमत में आए उस वक्त भी सामने आई, और हुकूमत में आने से पहले भी ये सामने आई जब बानी पीटीआई ने कहा कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और अल्लाह ताला माफ़ करे, और पाकिस्तान से उसकी एटमी सलाहियत छिन जाएगी। दरअसल ये एक इसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए ये कुव्वत तराशी गई थी, और जब ये तराशी गई तो इससे पहले आप जानते हैं कि 20-25 साल पहले हमारी ही कौम के बुज़ुर्गों ने हमें इससे आगाह किया था। तो किस्सा क्या है? किस्सा यही है, ये इन्होंने आके चीज़ों को तबाह किया अपने दौरे हुकूमत में, ख़ास तौर पे इकनॉमिक कॉरिडोर को। और इस वक्त जब टर्न अराउंड कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वहाँ जाके चीज़ों को यकीनी बना रहे हैं कि हमारी मईशत कैसे मुस्तहकम होगी, तो उस मौके पर ये किस्सा खड़ा हो गया है। और इस किस्से से आपके अवाम में शकूक व शुबहात और बेयकीनी पैदा हो। टाइमिंग्स को देखना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि इससे निपटे कैसे, जैसे सज़ा देने की बात है। ये बात हम जानते हैं कि बानी पीटीआई की फॉलोइंग मौजूद है, जैसी कैसी भी है फॉलोइंग है, और वो गुमराही पर मबनी है, लोगों को गुमराह किया जाता है बाय डिज़ाइन। और ये जो ट्वीट का सिलसिला है ये भी उसका एक गालिब हिस्सा है। तो इससे निपटने का तरीका क्या है? अभी जो शनीला ये कह रही थी कि मुझे कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही। क्यों नज़र नहीं आ रही? कि उसके बहुत सारे उसकी वजूहात हैं। ठीक है। तो उन वजूहात से निपटने के लिए जो आसान और बेहतर तरीका है, और मेरे ख्याल में हमने अपने पड़ोसी मुल्क में देख लिया, इंडिया में क्या था, जो मीडिया था मेन स्ट्रीम मीडिया, वो उसको तकरीबन खरीद लिया था मोदी ने, और इतना वो मुअस्सर था कि उसको गोदी मीडिया कहा जाने लगा था। इसी तरह से जो वहाँ की अदलिया थी वो मोदी के साथ खड़ी थी। गलत फैसले हो रहे थे, यानी ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए और दीगर जो अक़लियतें हैं उनके खिलाफ फैसले हो रहे थे, उनके मफाद के खिलाफ हो रहे थे, और जो मोदी कहता था उसके मुताबिक फैसला होता था। ये उसका दूसरा पहलू था। तो उससे निपटने के लिए कांग्रेस आई ने क्या किया? राहुल गांधी निकल गए सड़कों पर और कई हजार किलोमीटर की यात्रा की। वो एक पॉलिटिकल यात्रा थी, वो लोगों के पास गए और उन्होंने बताया कि ये हो क्या रहा है। और जो उनका सबसे बड़ी बात थी कहने की, ये इंडिया के आइन को तबाह कर रहा है ये शख्स, और ये विजन जो है वो कम्युनिकेट करने में कामयाब हो गए। और मोदी के जो ताकतवर, एक दो जुमलों की इजाजत है, उसको जो ताकतवर हिस्से थे
जैसे यूपी था और बहुत से एरियाज उसमें अयोध्या से भी हार गए, यूपी में है ना वो। हाँ, राम तो मंदिर तो तो वहाँ उन्होंने ये बात कम्युनिकेट की, लोगों को कायल किया। अब ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में भी इसी तरह की आगाही की पॉलिटिकल मुहिम चलाई जाए और लोगों को आगाह किया जाए, और आगाह होंगे तो ये आइसोलेट होंगे बानी पीटीआई या उनके साथ जो साजिश में शरीक लोग हैं। उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की भी जा सकती है, करनी भी उसके बाद चाहिए, और फिर रुकावट भी कोई नहीं होगी। ठीक है बाबर साहब, जो वजाहतें सामने आ रही हैं, क्या ये महज खोखली वजाहतें हैं या इनमें कोई वेट भी है? जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं, या ये बखूबी जानते हैं कि ये प्लानिंग के तहत सब कुछ आगे बढ़ाया जा रहा है? आपका क्या इस पे देखिए, नुक्ता ट्वीट नज़र है? हुई या ना हुई ये तो ठीक है, मतलब इसके तो होना चाहिए कि किसने की है किसने, लेकिन उस जो ट्वीट की गई है उसका इम्पैक्ट क्या है? असल बात तो वो है कि उसका कितना बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हुआ है, पाकिस्तान के इदारों को हुआ है, तमाम लोगों को हुआ है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जो आगे नई जनरेशन है, उनके जहन में मुख्तलिफ चीज़ें आई हैं, बहुत से सवालात आए हैं। जी, जी। असल तो इम्पैक्ट वो है, उस इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए अगर जिसने भी ये ट्वीट की है, वो कोई भी हो, वो कोई भी शख्स हो, पाकिस्तान से आगे कोई नहीं है, उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और इसका तयन जल्द कर लिया जाएगा। और आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले वक्त में ये जिसने भी ट्वीट की है या बहुत सी चीज़ें की हैं, उनको इकट्ठे हो गए, सबको सज़ा भी मिलेगी, और फिर ये लोग कहेंगे कि जी वो जो फ़ैसला था वो गलत था, ये फ़ैसला गलत था। अभी तो सारे फ़ैसले आने हैं, अभी तो कोई चीज़ हुई नहीं है, अभी तो आगाज़ है। जैसे ही इख्तिताम होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि जिसने ट्वीट की है, जिसने करवाई है, जिसने भी मुल्क के खिलाफ साजिश की है, वो कोई भी होगा, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल ठीक। नौशाद साहब, सर, जब इस तरह की मुतनाज़ा ट्वीट सामने आती हैं, जिस तरह से अभी बाबर गौसी साहब ने बात की कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और एक ऐसी शख्सियत जो कि वज़ीर आज़म भी रह चुके हों, उनकी जानिब से जब इस तरह की बात की जाती है तो इसका कितना वास्ट इम्पैक्ट होता है। और जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है, तो ऐसा ऑप्शन हुकूमत जो है वो अपना सकती है? सर, बिल्कुल अपना सकती भी है और अपनानी चाहिए भी। देखिए, आज तक वो ट्वीट डिलीट नहीं हुई। लगभग 35 लाख लोग जो हैं वो उसको देख चुके हैं, और वो ट्वीट डिलीट ना करने का मकसद ही ये है कि वो लोगों को दिखाई जाए। और ये जो अभी गोरसी साहब ने कहा है ना कि जो कच्चे जहन, जो एक जवान खून होता है या जवान जहन होता है, जो पुख्ता नहीं होता, उन जहनों पर इसके असरात डाले जाएं। और वो असरात जो हैं वो क्या हैं? वो असरात ही असल मामला है। अब मसला ये है कि ये जो उसके बाद गर्द उड़ाई जाती है ना, जिसको आप कह रही हैं कि जी वो कोई कह रहा है कि जी ये हो गई, ये अमेरिका से हो गई, ये किसी ने कर दी, ये इसने की या उसने की। इस गर्द को उड़ाने का मकसद ये होता है कि इस गर्द के पीछे असल मुहर्रिक को छुपा दिया जाए। अब आप देखिए कि उस दिन के बाद से, जब से ये ट्वीट हुई है, इसकी पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे इस पे बहस हो रही है। मकसद इसका यही है कि इस ट्वीट को करने के बाद इसके जो असल मुहर्रिकात हैं, वो फ़ायदा जो चाहते हैं उठाने वाले, वो फ़ायदा उठा सकें। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो कुछ इसके अंदर किया गया है, और ख़ास तौर पर जो उसके अंदर तस्वीर लगाई गई हैं, उसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। और चूंकि मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि इसे माजी के किस्से के साथ जोड़कर जो है वो आज किसी चीज़ के साथ उसका एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई है, तो वो वाज़ेह तौर पर यह बताती है कि उस जमात का मकसद क्या है। उस जमात के ए ने किया, बी ने किया या सी ने किया। जब उस जमात का बानी कायद के ट्विटर अकाउंट से ये शेयर हो चुकी, तो ये जिम्मेदारी उन्हीं की है जिनका ये अकाउंट है। उन्होंने ये कहीं पर नहीं बताया था इस ट्वीट को होने से पहले कि उनका अकाउंट हैक हो चुका है, या उन्होंने उसके बाद भी ये दावा नहीं किया। इस तरह की कोई बात उनके सामने नहीं आई थी। बिल्कुल ठीक। सजाद अनवर साहब, सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि सियासी मुफादात जब इतने बालातर हो जाएं कि कौमी मुफादात मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज होते हुए नजर आए, सर, ये कितनी खतरनाक रविश है? ये बहुत ख़तरनाक रवश है। ये तो काफ़ी अरसे से जारी है, ये कोई अभी शुरू नहीं हुई, ये 2014 से जारी है। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, टेलीविज़न पे अटैक हुआ, उसके बाद सी पैक को डाइवर्ट किया गया, उसके बाद एक मुल्क में इंतशार पैदा करने के लिए कहा गया सारी सियासी जमातें जब ये इक़्तिदार में आए कि उन सब को जेल में बंद कर दिया जाए, और बल्कि कहा गया 500 लोगों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा। फिर जब उनको उतारा गया तो उन्होंने असम्बली को के ऊपर अटैक किया। फिर उसके बाद उन्होंने अमेरिका, साइफर,
کیا کیا چیز نہیں کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنے بھولے بھی نہیں ہیں, وہ جس چیز سے الگ ہونا چاہتے وہ ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مسٹر مروت نے ایک دوست ملک کے خلاف بیان دیا تھا, تو اس کو انہوں نے کور کمیٹی سے بھی نکال دیا اور سیاسی کمیٹی سے بھی نکال دیا, اور اب یہ 9 مئی کے جتنے ملزم ہیں کیا ان سے ڈسٹنس کیا, ان میں سے کسی کو انہوں نے نکالا, لیکن کہتے ہیں کہ وہ فالس فلیگ ایک آپریشن تھا. اسی طرح اس ٹویٹ کے بارے میں بھی نازیہ, وہ ابھی تک پیچھے نہیں ہٹے. وہ یہ ٹھیک کہا نوشاد بھائی نے کہ 35 لاکھ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں, کسی نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا, اور یہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ امریکہ سے ہوا یا پاکستان سے ہوا یا کہاں سے ہوا, سوشل میڈیا کون چلا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا جس کو وہ اپنی طاقت سمجھتے ہیں, یہ ان کے گلے کا پھندا بھی بنے گا, کیونکہ یہ ڈیجیٹلائز ہر چیز جو ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے. اور یہی ان کا 9 مئی میں بھی ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے سوشل میڈیا پہ جس نے جتنی ویڈیوز ڈالی وہ سارے آج زندان میں ہیں. یہ الگ بات کہ ان کو سزائیں نہیں مل سکیں. شنیلا صاحبہ نے درست کہا, نہ ہماری یہ جو پروسیکیوشن ہے یہ کوئی اچھا کام کر رہی ہے, نہ فیصلہ کرنے والے لوگ سزائیں دے رہے ہیں. لیکن یہ معاملہ جو ہے, یہ ٹویٹ کا جو معاملہ ہے, یہ پاکستان کے پرنسپل انٹرسٹ کو ہٹ کرتا ہے. جی, اس کو دیکھا جانا ضروری ہے. سجاد صاحب, ایف آئی اے کی ٹیم جب انکوائری کے لیے گئی ہے تو وہاں بھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا, اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو چکا ہے. میرے پینلسٹ نے مجھے جوائن کیا. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. ناظر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.